हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी। और सीबीएसई में इसका वेटेज कितना है, 8 मार्क्स का वेटेज है इसका। क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम आज? फर्स्ट पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी, थर्ड पढ़ेंगे बेस थ्योरम, फोर्थ पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल में क्या पढ़ेंगे, मीन और वेरिएंस पढ़ेंगे, मीन एंड वेरिएंस। और क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम लेंगे जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम अपना टॉपिक। फर्स्ट में हमारे पास प्रोबेबिलिटी को जब हम शुरू करेंगे तो हमारे पास दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होंगे। हमारे पास दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा रैंडम और दूसरा होगा डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक का जिसका आउटकम फिक्स होगा, जिसका आउटकम नहीं पता होगा, क्या बोलेंगे उसको, डिटरमिनिस्टिक बोलेंगे। और रैंडम क्या है, जिसका आउटपुट होगा बट आउटपुट का पता नहीं होगा क्या होगा। ठीक है, जैसे वो शोले मूवी में कॉइन था ना, तो कॉइन के साथ बायस कॉइन था, दोनों साइड के साथ सेम फेस था। तो एक्सपेरिमेंट वो क्या हो गया, डिटरमिनिस्टिक हो गया, यानी कोई भी फेस आएगा तो सेम ही फेस रहेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, अगर सिक्का उछालू कोई उसमें दो केस आएंगे तो बेटा आएगा, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं जिसका आउटपुट हमको नहीं पता उसको क्या बोलेंगे, रैंडम। जिसका आउटपुट पता उसको क्या बोलेंगे, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जैसे थ्रोइंग ऑफ ए डाई, अगर मान लीजिए डाई को हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितने केस बनेंगे, टोटल मिला के 6 केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें हमको ये नहीं पता कि कौन सा आउटकम या कौन सा नंबर आएगा, तो एक्सपेरिमेंट कैसा हो गया, रैंडम हो गया। ठीक है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है ये एक और बात लिखी है, प्रोबेबिलिस्टिक, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एज ए नॉन डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये बोला गया है कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको क्या बोलेंगे, नॉन डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद है सैंपल स्पेस। क्या होता है सैंपल स्पेस का मीनिंग, क्या है सैंपल स्पेस का मीनिंग है, अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की सारी आउटपुट को हम क्या करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा, यानी सेट ए बी, तो क्या हो जाएगा, वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। वही डेफिनेशन इसने नेक्स्ट स्लाइड में यूज की है। क्या है, सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में जितनी आउटपुट होगी उन सबको इकट्ठा करके लिख देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, सैंपल स्पेस बन जाएगा। इसको दिखाएंगे जिससे एस लेटर से दिखाएंगे, कैपिटल एस लेटर से। जो सैंपल स्पेस हो क्या होता है, या तो फाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन हमारे जो प्रेजेंट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसा हो रहेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है, टॉसिंग ऑफ अनबाइस्ड कॉइन। एक सिक्के को हम क्या कर रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं, या 2 सिक्कों को 1 बार उछाल रहे हैं। तो हमारे पास पता है एक सिक्कों को उछालेंगे तो 2 केस बनेंगे, हेड और टेल, फिर उछालेंगे क्या होगा, हेड और टेल। अब मैं फिर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फिर का मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं, क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते ही 2 केस यहाँ से, तो याद रखो कितने केस बनेंगे, 4 केस। लिखेंगे कैसे, हेड के साथ हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आ सकता है, ऐसे टेल के साथ हेड आ सकता है, टेल के साथ टेल आ सकता है। यानी एक बार ये इसके लिए बन जाएगा, फिर इसके लिए ये बन जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन का याद रखना, ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि 2 एलिमेंट यहाँ पे, 2 एलिमेंट यहाँ पे हैं, एक एलिमेंट की 2 इमेज आ रही हैं, तो ये उससे रिलेट करना चाहे कर सकते हैं। तो ये हमारा सैंपल स्पेस था। सैंपल स्पेस हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में क्या होंगे, फाइनाइट सैंपल स्पेस होगा। उसके बाद कुछ डेफिनेशन है, इवेंट्स की डेफिनेशन है कि हमारे पास जो सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, जिसमें एक इवेंट होगी। जैसे मैंने सिक्के को उछाला, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के को उछालते ही हमारे पास 2 केस आएंगे, क्या, हेड और टेल आएंगे। तो यहाँ पे हेड आना और टेल आना क्या है, दोनों सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट है। उसके बाद दूसरा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा,
जैसे यहाँ पे मैंने 2 सिक्के उछाल दिए या एक सिक्के को 2 बार उछाल दिया, तो क्या होगा यहाँ पे हेड और हेड आ गया, तो ये इवेंट क्या होगी, कॉम्प्लेक्स इवेंट होगी। उसके बाद तीसरा है अपने पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का मतलब जिनमें क्या है, सभी के आने के चांसेस क्या है, बराबर बराबर है। जैसे मान लो सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने के बाद उनके चांस क्या हो गए, आने के दोनों बराबर चांस हो गए, 1/2 1/2, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली के बाद है, उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे उनको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद एक और है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, उसमें क्या होगा, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये हो गया हमारा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। नेक्स्ट स्लाइड में यही लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। इवेंट हमारे पास क्या हो गया, इवेंट जो है सैंपल स्पेस का सबसेट हो गया। ठीक है। सिंपल इवेंट में क्या होगा, जिसमें हमारे पास सिंगल पॉइंट रहेगा। कंपाउंड में क्या होगा, जहाँ 1 से 2 से ज़्यादा इवेंट को क्या कर दिया जाएगा, कंबाइन कर दिया जाएगा। इक्वली लाइकली बताया हमने, अनबाइज्ड पॉइंट अनबाइज्ड का एक रोल किया गया है, तो ईच आउटकम क्या है, इक्वली लाइकली है, उसके आने के चांसेस क्या हैं, बराबर है सबके। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा उनको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट बोलेंगे। एग्जॉस्टिव में क्या होगा, अगर उस एक्सपेरिमेंट की सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दूँ तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यही बात यहाँ लिखा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, अगर सारे आउटकम ले लेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इंडिविजुअल, तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा एग्जॉस्टिव हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड हमारी, इसके बाद अपनी डेफिनेशन है। डेफिनेशन है किसी कंडीशन प्रोबेबिलिटी की, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपने पास, नाम से ही क्लियर रख, यानी कंडीशन लगेगी इसमें। तो कंडीशन कैसे होगी, यहाँ होगा A/B, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये ऑलरेडी हो चुकी है, B जो है ऑलरेडी हो चुकी है, तो A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको बोलेंगे P ऑफ A/B। लिखने का मेथड क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, नंबर ऑफ, जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A सिंपल निकालते हैं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उस इवेंट के फेवर में कितने केस हैं और उसके अपॉन टोटल केस जितने होंगे, सैंपल स्पेस में जितने होंगे क्या हो जाएंगे, टोटल केस हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A, सॉरी मैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर दिया, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा हमारे पास, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, जो फेवर में केस है ये अपॉन में टोटल केस। मान लीजिए एक बैग में मेरे पास 4 वाइट 2 ब्लैक बॉल है, मेरे को ब्लैक बॉल निकाल लिया। ब्लैक बॉल कितनी है, मेरे पास 2 है, एक ब्लैक बॉल निकाल रहा हूँ, तो 2 ब्लैक बॉल है, कौन से निकाल सकते हैं, अपॉन में टोटल केस। तो ये क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ब्लैक बॉल ना निकालने की प्रोबेबिलिटी नॉट ब्लैक, तो उसमें क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो ये जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 1। और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है हमको पता है क्या होती है, 0 लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू की अगर मैं आपको बात करें कि ये वैल्यू कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखा है उसमें क्या करो, जो आउटकम है उनको टोटल की और बराबर कर दो, ऊपर भी टोटल कर दो, फेवरेबल है उनको, फेवरेबल और टोटल बराबर हो गई, ऊपर भी टोटल आउटकम और नीचे भी क्या है टोटल आउटकम, ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कब, जब फेवरेबल और टोटल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगी 1, ये नहीं होगा 1 मैक्सिमम। मिनिमम कब होगा, जो इसके फेवर में कोई भी केस नहीं होगा। जब A के फेवर में कोई भी केस नहीं होगा तो उसके प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, तो उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। अब मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रही है तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे हम, ट्रू इवेंट या पॉसिबल इवेंट, और जिस पे 0 हो रही है उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स या इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी, हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक हम डिस्कस कर रहे थे, वो हमने डिस्कस कर दिया है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। वर्ड को देखो, ओड्स इन फेवर एंड ओड्स इन अगेंस्ट। तो यहाँ पे फेवर लिखा है, तो ओड्स इन फेवर का रेशियो में कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं फेवरेबल केस और रेशियो में अनफेवरेबल केस, और ओड्स अगेंस्ट को क्या लिखेंगे, और अगेंस्ट को लिखेंगे, पहले आएगा अनफेवरेबल टू फेवरेबल, ये हमको याद रखना, ठीक है।
तो यहाँ पे वही लिखा है ओड्स इन फेवर में, यहाँ पे क्या लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए लिखा है, ओड्स इन फेवर ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए एंड रेशियो उल्टा कर करेंगे नॉट ए, यानी ये फेवर में केस नहीं है और ये फेवर में है, इस कार्ड ओड अगेंस्ट ए। ठीक है, लिखने का मतलब ये ओड्स इन फेवर में रखा है तो एम इज टू एन, ये फेवर में केस है, ये अनफेवर में है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एम अपॉन एन प्लस एन। अब यहाँ पे ओड्स इन अगेंस्ट वाला था, ओड्स इन अगेंस्ट वाला ये था, रेशियो में क्या है इसमें उल्टा रेशियो होगा, एन इज टू एन होगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एन अपॉन एम प्लस एन। दोनों का सम करके देखो आंसर कितना आ रहा है, बना रहा है, यानी ओड्स इन अगेंस्ट और ओड्स इन फेवर की जो प्रोबेबिलिटी है उसका अगर सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी एक दूसरे की क्या है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हमको ध्यान रखना था। एग्जाम्पल दे रखा है, उसके बाद ओड्स इन फेवर दे रखा है। ओड्स इन फेवर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो रेशियो कितना है 5:7, तो 5 क्या है इसका मतलब फेवर में केस है क्योंकि फेवर लिखा है तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवर वाले की 5 अपॉन टोटल केस हो जाएंगे 12। ऐसे ही ओड्स इन अगेंस्ट वाले की कितनी हो जाएगी, अब ये 3 जो है ये क्या है, अब ये 3 जो दे रखा है ये फेवर में केस है कि अनफेवर में केस है, तो जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा है, एक बार ध्यान से देखिए, जब भी हम ओड्स अगेंस्ट वाले के देंगे, ओड अगेंस्ट वाले में क्या होगा, अनफेवरेबल टू फेवरेबल, याद रखना है, अनफेवरेबल टू फेवरेबल। अब यहाँ से हमारे पास क्या लिखा, 3:4 लिखा तो क्या होगा यहाँ पे 3/7 होगा, 4/7 नहीं होगा क्योंकि जो ओड्स इन अगेंस्ट उसमें क्या होता है नॉन फेवरेबल तो क्या होता है फेवरेबल, और यहाँ पे हमको नॉन फेवरेबल ही चाहिए होते हैं ओड्स इन अगेंस्ट वाले में, तो ये हमको ध्यान रखना है, ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, सेट के ही फॉर्मूले हैं, इनका हमने प्रोबेबिलिटी को इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे पहला फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट में था ये तो सारे फॉर्मूले वही फॉर्मूले हैं, ओनली ए कौन सा होता है, वेन डायग्राम से देखें तो हम ओनली ए तो यही होता है, दैट इज ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को दूसरी तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमको ध्यान रखना है। नाइदर एन और बी क्या है, यूनियन सेट में से क्या करेंगे, जिसका हम ए यूनियन बी ले रहे हैं उसको घटा देंगे, क्या जाएगा नाइदर ए नॉर बी। ये 3 सेट फॉर्मूला था कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होगा, उसमें हम प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करते तो ऐसे हम उसको निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली 2 का फॉर्मूला ये हमने सेट्स की वीडियो डाली थी उसमें हमने डिस्कस किया था, इसको तो आप वहाँ से इसका प्रूफ भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बना कैसे है, एक ब्रीफ मेरे पास छोटा सा, मान लीजिए 3 सेट मेरे पास, ये इन तीनों सेट में ये 3 सेट है, इनमें ए ओनली निकालना, अगर मैं चाहूँ निकालना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए में से ए बी का इंटरसेक्शन घटाओ और ए सी का इंटरसेक्शन घटाओ और उसमें जोड़ दो किसको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, तो ए ओनली ए, ऐसे ही बी ओनली निकलेगा, सी ओनली निकलेगा, तीनों को तीनों को जोड़ोगे तो ये आंसर मिल जाएगा, जैसे ही लिखा हुआ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। अब ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला लिख रहा है, ऐसे ही हमारे पास 3 फॉर्मूले वाले हैं उससे नहीं निकालेंगे। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 2 में क्या करेंगे, एग्जैक्टली 2 में यहाँ होगा एलिमेंट हमारा, इसमें ये वाला जो डाल रीजन है इसमें, तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में से क्या घटाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी घटाएंगे, ऐसे ही एक रिजल्ट हो गया। ऐसे ही 2 रिजल्ट होंगे, किसके लिए, एक इसके लिए होगा और एक इसके लिए होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा एग्जैक्टली 2 आ जाएगा, ये ओनली ए था। ये सिंपल फॉर्मूले हैं, हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट कौन सा होगा, ये मैंने डिस्कस किया था अभी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी यहाँ से पाई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला ये है, लेकिन यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी होती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारा ये फॉर्मूला रह जाएगा। उसका कॉम्प्लीमेंट का है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दो, क्या आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ये हमने सेट में डिस्कस किया था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ वेन डायग्राम के थ्रू, ए माइनस बी क्या होगा इसमें, ए माइनस बी होगा वही होगा ये, और बी माइनस ए होगा ये। अब इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी में से क्या घटा दो, ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, ठीक है। इसको सोल्व करूँगा और ए यूनियन बी की वैल्यू यहाँ से रखूँगा ये पूरी, तो मेरा यही वाला आंसर आएगा, यहाँ लिखा हुआ है, और इसका सबसेट रिलेशनशिप है, ए बी का सबसेट है, ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा सेट का रिजल्ट हमने यूज़ किया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, हमारे कंडीशन यानी इसमें कोई कंडीशन होगी, और कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट प्रोबेबिलिटी हो चुकी होगी, उस इवेंट के होने के बाद हमको पहले जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें क्या है,
दो इवेंट हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारे पास, और इसमें क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, जब भी क्वालिटी हो चुकी है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी। और फॉर्मूला कैसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब बी हो चुकी है और ए की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू बी विच आर कॉमन टू विच आर आल्सो फेवरेबल टू ए, यानी दोनों काम को क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये होगी। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर को जीरो हम करते नहीं है, क्योंकि जीरो करने से हमारा क्या बन जाएगा, फिर वन टू फाइन हो जाएगा, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सी बात देखिए, इसको ध्यान से देखो, अगर दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। इम्पॉसिबल का मतलब उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये ध्यान रखना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, जीरो, म्यूचुअली कॉमन नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसको तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट टू डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ऐसी इवेंट जिसमें एक के होने से दूसरी पे कोई इफेक्ट ना हो, क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। और फॉर्मूला क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका फॉर्मूला है इसका इंडिपेंडेंट इवेंट का। और डिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या है, वो तो किससे बना है हमारा। अब देखो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन अब अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है मैं अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट, इसी जगह क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, बी से भी कट जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर यानी होने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसको बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट इवेंट। और डिपेंडेंट उसका एक थोड़ा सा और रिजल्ट अच्छा लिखा है कि अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। और अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी, ये हमको याद रखना है। अगर वो डिपेंडेंट इवेंट है तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी इसको इधर ले आओ, तो वही कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ लगाओ, ये हट के यहाँ आ जाएगा। तो डिपेंडेंट में क्या होगा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फॉर्मूला याद रखेंगे। नेक्स्ट उसका हम यूज़ करेंगे आगे। अब क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इसके बाद क्वेश्चन लूँगा। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या है, ये अगर हमारे पास दो इवेंट दे रखी हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी दो इवेंट हैं और ये एक ही सैम्पल स्पेस पे है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वही फॉर्मूला है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब इसमें हमारे पास अगर इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। और अगर ये एक से ज़्यादा इवेंट, दो से ज़्यादा इवेंट पे होगा, तीन इवेंट पे होगा, तो तीन पे भी यही हो जाएगा। अब तीन पे यहाँ पे क्या लिखा है, अब ये तीनों इवेंट क्या है, अब यहाँ पे डिपेंडेंट हो गई है, तो कंडीशन पहले हम क्या करेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी लेंगे, फिर ए के होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी लेंगे, फिर ए और बी दोनों को होने के बाद किसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे, सी की प्रोबेबिलिटी लेंगे। ऐसे ही एक्सटेंडेंट अगर दूर लगाएंगे तो एक्सटेंडेंट दूर ही हो जाएगा। इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा, डायरेक्टली कोई दिक्कत ही नहीं है। और इंडिपेंडेंट इवेंट में हमको रिजल्ट और भी याद रखना है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो इवेंट होगी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ही होगी, इवेंट को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं आगे। उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड है इसके ऊपर, किसके ऊपर, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं। तो एक अर्म है, उसमें हमारे पास तीन रेड और दो ग्रीन बॉल हैं, एक बॉल को निकाला गया है, रिप्लेस नहीं किया गया है, और फिर सेकंड बॉल को निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन। तो इसमें ये लिखा है कि एक रेड होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 रेड और लिख रहा हूँ 2 ग्रीन। तो पहले हम रेड बॉल निकालते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या निकाली, यहाँ से एक रेड बॉल निकाली, फिर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से ग्रीन बॉल निकाल रहे हैं, फिर हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, ग्रीन बॉल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि एक बॉल को निकालो और उसको रिप्लेस मत करो। तो मान लो मैंने रेड बॉल बाहर निकाली, जब मैंने रेड बॉल बाहर निकाली जो हमने रेड बॉल बाहर निकाली, तो रेड बॉल बाहर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/5। ठीक है, फिर हमने ग्रीन बॉल निकाली, तो ग्रीन बॉल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। पहला तो इसने बताया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि फिर एक बॉल और निकाली। तो फिर एक बॉल और निकालने का मतलब क्या है कि यहाँ इस केस में उसने क्या किया,
एक बॉल बाहर निकालने के बाद रेड है तो फिर दूसरी कौन सी निकाल, यहाँ कौन सी बॉल निकालेगा दूसरी बॉल बाहर। भाई पहले वाले केस में यहाँ से क्या करेगा, दूसरी ग्रीन बॉल बाहर निकालेगा। कब, जब एक रेड बॉल बाहर आ चुकी है। तो एक रेड बॉल के बाहर आने से हमारे पास टोटल बॉल बच गई 4 और ग्रीन है तो क्या हो जाएगा 2/4। तो डिपेंडेंट है, पहले ये निकली उसके बाद फिर ये निकली। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन निकल गई, ग्रीन निकलने के बाद क्या निकलेगी, फिर रेड निकलेगी, तो क्या हो जाएगा 3/4। इसको काट दो 2 पे और यहाँ से काट दो 2 पे, तो यहाँ से आ गया 3/10 और यहाँ से भी क्या आ गया 3/2। अब दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये भी एक एक्सपेरिमेंट जो कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट जो कंप्लीट हो चुका है। तो क्या करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। और वाला केस हो गया ये, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/10। इसको अगर हम कॉम्बिनेशन से करते तो कॉम्बिनेशन से भी कर सकते थे। कैसे करते हैं कॉम्बिनेशन से, कि भाई 3 बॉल में से 1 बॉल लेनी है और 2 बॉल में से 1 बॉल लेनी है, अपॉन में 5 में से 2 बॉल लेनी है। इसको अगर सोल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 6/10 ही आएगा। जैसे करना चाहें कर सकते हैं, 3C1 है तो ऊपर 3 आएगा, नीचे कुछ आएगा नहीं, 2C1 में 2 आ जाएगा। 5C2 है तो 5 में से 1 घटाओ और 2 में से, यानी 5 में से ऊपर 5 और 4, 2 में से 2 और 1, 2 ऊपर जाएगा, फिर ये कटेगा, इससे कटेगा 5 × 4, इसे काटेंगे 2 पे 10 हो गया, कितना आ गया 6/10। इसको अगर काटना चाहता है काट भी सकते हैं, दोनों बराबर के साथ है हमारे, तो ऐसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 कार्ड हैं वो निकाले गए हैं एक पैक से या डेक से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि दोनों को क्या करना है, जैसे हमने पहला कार्ड निकाला, मान लीजिए नंबर ऑफ एसेस कितने हैं 4 हैं, तो 4 में से मैंने एक कार्ड निकाला बाहर, तो कितना हो गया 4/52 हो गया। फिर मैंने उस कार्ड को वापस रखा, वापस रखने के बाद फिर से मैंने वही कार्ड निकाला, सोल्व कर लेंगे तो 1/13 × 1/13 कितना आ जाएगा 1/69 हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, हम इसको बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ए जो है वो सच बोल रहा है, ए सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 65% है। तो ए झूठ कितने केस में बोलेगा, इसको 100 में से घटा दो, कितना हो जाएगा 35% ए झूठ बोल रहा है। ऐसे ही बी की जो प्रोबेबिलिटी है सच बोलने की कितनी है 80%, तो बी झूठ कितनी बार बोलेगा 20%। तो पूछा हमसे कितनी बार वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे को। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अगर एक सही बोल रहा है तो दूसरा गलत बोल रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो कि ए सच बोल रहा है तो बी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और, भाई और क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो अपने पास 2 केस बनते, पहला केस ये और दूसरा केस ये। तो और का मतलब क्या है, और जब लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, 2 इवेंट हो गए हमारे, तो कर देंगे प्लस कर देंगे, और दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों इवेंट क्या हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, और स्टैंड फॉर यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए यहाँ से क्या है, ए है, बी ए है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग करके लिख देंगे, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे 65/100 5 है, इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, बी बार कितनी है 20/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितनी 35/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 80/100। ऐसे करके इसको सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेना, सिंपल से कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद अगला बेस थ्योरम, जो बहुत काम का है हमारा। तो स्टेटमेंट को मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखेंगे इसको। जो बेस थ्योरम है हमारी, उसमें हमें एक बात ध्यान रखना है, स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास क्या है, लेट E1 E2 E3 अप टू En, ये क्या है बी, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, यानी इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या है 1 है। एंड ए बी ए नॉन जीरो इवेंट, ए बी एनी इवेंट विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी या नॉन जीरो इवेंट बोल देंगे इसको। देन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी
नीचे हो जाएगा सम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन, ये वही लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी नीचे वाला जो है, तो इसको हम अब यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का हम क्या करेंगे, प्रूफ भी देखेंगे इसका, कि प्रूफ हमारे पास क्या रहेगा इसका। पहले एक बार इस स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट में क्या है। स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास, ये क्या करता है, बेस्ड ऑन क्या करता है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज ऑफ कंडीशन रिलेटेड टू द इवेंट। जो अपने पास उसकी पहले की नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हुआ करता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देता है। E1 E2 En अपने पास क्या पार्टीशन है सैंपल स्पेस का, यानी S जो किसके बराबर है, याद रखना हमको, S किसके बराबर है, E1 E2 और En। ये पार्टीशन जो है ये इन सबकी यूनियन के बराबर है। और हमारे पास एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI/A। EI कंडीशन है, यानी जब A हो चुकी होगी तो E1 EI की या E1 E2 En की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इनका सबका यूनियन हमको क्या देता है, सैंपल स्पेस देता है। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि ये इवेंट क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। और ये हमको बताई है कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो वो क्या है, नॉन जीरो है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ EI जो है। अब कुछ केसेस में क्या होगा, देखो ध्यान से, अब कुछ केस हमारे पास आएंगे आगे ऐसे, जिनमें हो सकता है हमारे पास कोई केस ऐसा आ जाए, लेकिन जनरली ऐसा होगा नहीं, जिनमें हमारे पास E1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो, 0 के बराबर हो, और ऐसे ही A की प्रोबेबिलिटी हो क्या हो, 0 के बराबर हो। इनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम केस में क्या रहेगी अपने पास, ग्रेटर देन रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। हम सॉल्व करेंगे। अब इससे प्रूफ की बात कर लेते हैं। प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ के लिए ध्यान से देखो एक बार, हमारे पास एक सैंपल स्पेस ले रहा हूँ मैं, तो जो सैंपल स्पेस है वो किसके बराबर है, इनकी यूनियन के बराबर है, जिसमें हमारे पास ये इवेंट आ रही है। अब इस पर क्या करेंगे हम, S का और A का इंटरसेक्शन लेंगे, तो सबके साथ आ जाएगा E1 इंटरसेक्शन A यूनियन E2 इंटरसेक्शन ऐसे ही डैश यूनियन, यहाँ पे यूनियन, और En इंटरसेक्शन A, सब पे लगाएंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लगाएंगे क्या है, सभी की सभी इवेंट क्या हो जाएंगी, E1 E2 क्या थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A के इंटरसेक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम सम का फॉर्मूला अगर लगाना चाहें तो सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसे करके प्लस में E2 अपॉन E2 इंटरसेक्शन से ये लगा देते हैं, और डैश डैश प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटरसेक्शन से। अब S का और A का इंटरसेक्शन अगर मैं करूँगा तो A आएगा, यानी सैंपल स्पेस तो क्या है, कंप्लीट है, यूनिवर्सल सेट है ना इन सभी इवेंट का। तो यहाँ से अगर मैं इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाऊँ तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ये चलता रहेगा ऐसे ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E डैश डैश डैश, और यही क्या है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो लिखा है। ठीक है, ये हमने लिखा है। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाँ, इसमें हमारे पास क्या करेंगे, हमने लिखी वैल्यू सारी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 वही हमने कभी डिस्कस करा, वही सेम लिखा हुआ है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी वैल्यू आ गई। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, EI अपॉन या E के अपॉन A के निकालनी है, तो इसके ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E के, और ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब यहाँ से फिर से इसके इस रिजल्ट को इसके निकाल सकते हैं जो हमने लिख रखी है यहाँ पे, तो हमारा रिजल्ट ये बन जाएगा। ये हमारा इसका है बेस थ्योरम का प्रूफ है। इसके प्रूफ की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, एल्गोरिथम है। इसका एल्गोरिथम देखो क्या है, सबसे पहले क्या करना है अपने को, जो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं उन सब इवेंट को हमको करना, आइडेंटिफाई करना। पहला काम क्या है हमारा, इन सब इवेंट को आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, इनको बोलेंगे क्या है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं। क्या है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं, डिटरमाइन कर लो इन सबको। उसके बाद आइडेंटिफाई करो इवेंट को जो दे रखी है, फिर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालो। प्रोबेबिलिटी को निकालने के बाद फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए इवेंट को डिफाइन करो, डिफाइन जो कर रखी है उसको फाइंड करो, और उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, A/E1 A/E2 अप टू A/En। फिर लगाओ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे विद देयर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड लास्ट वन अप्लाई बेस थ्योरम टू फाइंड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिया है, ये सीबीएसई ने कई बार पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे इसको।
एक इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर कर रही है 4000 स्कूटर, 5000 कार और 6000 ट्रक्स को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए स्कूटर, कार एंड ए ट्रक ये दे रखी है। वन ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल मीट विद एन एक्सीडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए ट्रक और कार। दो केस ले रखे हैं, मैं एक केस डिस्कस कर देता हूँ, एक आप ट्राई कर लेना। तो हमारे पास पहली इवेंट मान ली मैंने स्कूटर की, तो स्कूटर की इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये होगी 4000 अपॉन 15000, तो जाएगी 4/15। ऐसे ही E2 मान ली मैंने किसकी, कार की 5/15। ऐसे ही E3 मान ली मैंने, कितना हो जाएगा 6/15। देखो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, मतलब सबकी बोल रहा हूँ तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है और तीनों क्या हैं आपस में, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इसके बाद ए इवेंट क्या है हमारी, ए इवेंट में एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एक्सीडेंट हो रहा है तो A/E1 का मतलब क्या है कि एक्सीडेंट किससे हो रहा है, स्कूटर से हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है ये, यानी 2/100। फिर A/E2 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/100। फिर A/E3 की दे रखी है 5/1000। ये ध्यान से देखना, डेसिमल को ध्यान से करना है। अब निकालना क्या है, एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन किससे हुआ, ट्रक से हुआ। ट्रक कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे ट्रक ना, हाँ। तो ट्रक के लिए क्या करेंगे, E3/A करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 अपॉन में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, वही तो है ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला। तो यहाँ से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A को लिखूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू क्या होगी, निकाल देता हूँ यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है 4/15, A/E1 2/100 ये आ गई, प्लस में दूसरी है 5/15 इंटू 3/100, तीसरी कितनी है 6/15 इंटू 6/15 इंटू ये हो जाएगा 5/100। अब इसमें एक बार तो ध्यान ये रखना है कि इन सबको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है, और जब भी कैलकुलेशन करेंगे बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन होने के बाद अगर मिस्टेक हो रही है तो फिर बिना, ये सही नहीं है, मार्क्स बिना बात काटे जा रहे हैं, कटवाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसका अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। उसके बाद ये अपने पास 3 बैग हैं और इन 3 बैग में क्या है हमारे पास, बॉल दे रखी है। फर्स्ट बैग उसमें कितनी बॉल हैं, 6 रेड 4 ब्लैक, ये बैग 1 है। बैग 2 में 2 रेड 6 ब्लैक, बैग 3 में 1 रेड 8 ब्लैक, ये बैग 2 है, ये बैग 3 है। तो ये पहले बैग को E1 से मान लो, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। फिर E2 को मानो, ये भी 1/3 बराबर है, तीनों की तीनों बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद ए इवेंट क्या है, बॉल निकाली गई है, ए बॉल इज चोजन एट रैंडम, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द अर्थ, और ये रेड है। बताओ कि ये क्या हो, आइदर फ्रॉम 2 और फ्रॉम 3, और आगे होगा का मतलब क्या है, यूनियन बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट डिफाइन करो। ए इवेंट में क्या है, बॉल कैसी है, रेड है, तो A/E1 लिख लो पहले। A/E1 रेड बॉल निकालो फर्स्ट बैग से 6/10, A/E2 दूसरे बैग से रेड बॉल निकालो 2/8, तीसरे बैग से रेड बॉल निकालो 1/9। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो 1/3 इंटू 6/10 प्लस 1/3 इंटू 2/8 और प्लस 1/3 इंटू 1/9। इन सब को सोल्व करेंगे, 1/3 कॉमन ले लेंगे, अंदर एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा कितने से काटेंगे इसको, 2 से काट लेंगे, 3/5 प्लस 1/4 और प्लस में हो जाएगा 1/9। इनको जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी, यानी मेरा पहला जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ से आ जाएगा। उसका तो क्या निकालना है, बैग 2 से निकालना है। बैग 2 के लिए क्या करेंगे, हम बैग 2 में फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। E2 हमारे पास कितनी है 1/3 और A/E2 कितनी है 2/8, और नीचे क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो हम यहाँ से सोल्व करेंगे। तो हमारा बैग 2 की आ जाएगी। ऐसे हम बैग 3 की निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमसे पूछा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, जब तक स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये हो गया था। उसके बाद ये है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे।
इसमें हमको एक बात ध्यान रखना है कि हो सकता है कि हमको सारी प्रोबेबिलिटी ना मिले और कुछ हमको सोचनी पड़े। जैसे मान लीजिए अपने पास इसमें E1 इवेंट में मान लेता हूँ क्या, गैस, ठीक है, E2 इवेंट मान लेता हूँ कॉपी, और E3 मान लेता हूँ नोज द आंसर, ठीक है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्या इतनी दे रखी है, स्टेटमेंट को पढ़ के देखो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स ए गैस, गैस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3, और फिर दे रखी है कॉपी की दे रखी है 1/6। नोज द आंसर की निकालनी है, हमने कहा था कि तीनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1, तो 1 में से इन दोनों को घटा देंगे, तो 6 एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 6, तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 1, सॉल्व करेंगे 3/6, और 3/6 नथिंग बट 1/2, तो ये हमारी तीनों प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या दे रखा है, ए इवेंट क्या बोल रहे हैं, ए इवेंट में ही न्यू द आंसर, ही न्यू द आंसर। अब इसमें थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E दे रखी है क्या, प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर, दैट हिज आंसर इज करेक्ट एंड गिवन दैट ही कॉपीड इट, तो कॉपी वाला हमको दे रखा है, तो कॉपी वाला कितना है भाई, कॉपी वाला जो दे रखा है वो दे रखा है हमको 1/8 गिवन है। A/E3 दे रखा है क्या, A/E3 का मतलब क्या है कि उसको आंसर पता है, आंसर करेक्ट है, और वो क्या कर रहा है, वो जान रहा है उस आंसर को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इस केस में 1 हो जाएगी। ये कौन सी इवेंट हो जाएगी कि भाई वो जान भी रहा है और उसका आंसर भी सही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। A/E1 का मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, तुक्का मार रहा है, तुक्का अगर मार रहा है तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, MCQ में हमारे पास दे रखा है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 में से कोई ना कोई तो सही होगा। अब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, 4 ऑप्शन है A B C D, अगर मान लो A ऑप्शन सही तो 3 गलत है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1/4 हो जाएगी। और हमको निकालना भी क्या है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/A निकालना, ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A को फाइंड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो 1/3 × 1/4 प्लस 1/6 × 1/8 प्लस 1/2 × 1, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब इसको सोल्व करने का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 × प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जो यहाँ से हम फाइंड करेंगे। अब सारे क्वेश्चन के मान से नहीं निकाल रहा हूँ मैं, आपको बस वैल्यूज निकाल कर दिखा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आप कर लें। इससे क्या होगा, एक तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, कैलकुलेशन में हमको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स, 4 में से 3 क्या करता है, वो सच बोलता है, और वो डाई को लिख रहा है और रिपोर्ट कर रहा है कि 6 है। तो मान लेते हैं E1 इवेंट क्या है, 6 है, और E2 इवेंट क्या है, 6 नहीं है, तो डाई में 6 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, 6 ना होने की 5/6, ये हमको ध्यान रखना है। अब ए इवेंट क्या है, वो सच बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या हो जाएगी, यहाँ से E1 का मतलब 6 आया और सच बोला, तो 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या हो जाएगी, यहाँ से 1/2। झूठ कितनी बार बोल रहा हूँ, एक बार बोल रहा है 4 में से। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है। E1/A के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 × A/E1, और नीचे क्या होगा, अब मैं एक बार इसको लिख देता हूँ क्योंकि इसमें इवेंट कम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है। अब यहाँ सब वैल्यू पुट कर दो, चलो मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है अपने पास, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और A/E1 कितना है, 3/4, इनको जोड़ दो, इनको लिख दो 1/6 × 3/4 प्लस 5/6 × 1/2। देखो ऊपर भी डिनोमिनेटर सेम है और नीचे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली हम डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं, लेकिन कैसे हटाएंगे, देखो 1 × 3 करेंगे ऊपर तो 3 आ जाएगा, नीचे इनकी मल्टीप्लाई करो पहले तो 3, और फिर इनकी मल्टीप्लाई करो 5, तो आंसर इज नथिंग बट 3/8। इससे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में, 4 में, 5 में पूछा गया है, तो हो सकता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन जो बनाया जाए उसमें हमको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया जाए, तो उसको हमको ध्यान से देखना है। मैक्सिमम केस में हमको बेस्ड और रैंडम वेरिएबल का ये क्वेश्चन मिलेगा।
उसका डॉक्टर की विजिट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास इवेंट दे रखे हैं अलग अलग, और अलग अलग इवेंट अपने पास क्या है कि वो क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, ही विल कम बाई बस, ट्रेन, स्कूटर और बाई अदर मीन। उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1 2 3 4। अपने पास 4 इवेंट है। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 है, 1/3 है, 1/12 है। अगर वो किससे आए, ट्रेन से, बस से, स्कूटर से। लेकिन अगर वो किसी और तरीके से आ रहा है तो लेट नहीं हो रहा। अब लेट नहीं हो रहा है इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, लेट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 0 हो जाएगी। लेट तो हो ही नहीं रहा हो, उसने ऊपर लेट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। फोर्थ वाले केस में यानी जब वो किसी और तरीके से आ रहा है, अब भाई देखो बस से नहीं आ रहा, ट्रेन से नहीं आ रहा, स्कूटर से नहीं आ रहा, किसी और तरीके से आ रहा है। अब और तरीका कौन सा, वो जहाज से आ रहा है, एरोप्लेन से आ रहा है, ऐसा मान सकते हैं। तो उसमें क्या वो लेट नहीं हो रहा, तो लेट ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी इसमें हमारे पास देखो a/e1 तो गिवन है 1/4, ऐसे ही a/e2 कितना है 1/3, ऐसे ही a/e3 कितना है, ये है हमारे पास 1/4, और a/e4 यानी जो तो लेट हो ही नहीं रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। लेट होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। 4 अपने पास इधर रखे हैं और 4 अपने पास e1 e2 e3 e4 दे रखी है। अब जो हमसे पूछो उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस की, इसको प्रैक्टिस करके देखना है ना, हो तो वीडियो में कमेंट करके पूछ लेना है। उसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे ऐसे क्वेश्चन लिए हूँ जो ऑलरेडी आए हुए हैं या आ सकते हैं। तो अपने पास एक कार्ड है जिसमें एक कार्ड गुम हो गया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। कार्ड गुम हो गया है, कार्ड के गुम होने के बाद फिर 2 कार्ड निकाल रहा है, और दोनों कार्ड किसके हैं, डायमंड के हैं। यहाँ पे जरूरी डायमंड में यहाँ कोई भी हो सकता है, 4 शूज में से स्पेड हो सकता है, क्लब हो सकता है, हार्ट हो सकता है। तो बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड टू बी डायमंड, क्लब, हार्ट और स्पेड। तो इसमें पूरा करना है, एक बात को ध्यान में रखना है, हम क्या करेंगे E1 इवेंट मानेंगे और E2 इवेंट मानेंगे। यहाँ पे जो लोस्ट कार्ड है, लोस्ट कार्ड किसका है, लोस्ट कार्ड है डायमंड का, और यहाँ पे क्या है, लोस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, ये डायमंड नहीं है। ये हमने 2 इवेंट मान ली, ठीक है। इसको पॉइंट कर देता हूँ। अब देखो तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भाई अपने पास जो डायमंड कार्ड है वो कितने हैं, 13 होते हैं ना। ये तो हमको पता ही है, 11th क्लास में हम डिस्कस कर लिए होंगे। तो स्पेड, क्लब, डायमंड कार्ड। स्पेड कैसा होता है, ऐसा होता है ना, हुकुम बोलते हैं इसको, ऐसा होता है, ऐसा होता है इसमें। क्लब में ऐसा होता है। डायमंड जो उसमें क्या है, हार्ट में ऐसा होता है, नहीं हार्ट में ऐसा होता है, ये वाला ये शेप होती है, और इसमें ये शेप होती है, ठीक है। ये शेप हमें 4 याद रखेंगे, दोनों ब्लैक हैं और ये दोनों रेड कलर है, ठीक है। तो अपने पास 13 कार्ड है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ऐसे ही E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने कार्ड बच जाएंगे, 39/52। अब देखो इसमें रिजल्ट जो है हमारा, अब जो रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ए इवेंट क्या है, ए इवेंट में हमारे पास क्या है, 2 कार्ड बाहर निकालने, 2 कार्ड्स किसके डायमंड के। तो भाई हमको अब देखो ध्यान से समझना है A/E1 का मतलब क्या है। तो A/E1 का मतलब क्या है, E1 हो चुकी है। E1 क्या है कि कार्ड तो गुम हो चुका है, किसका कार्ड गुम हुआ, डायमंड का। अब कार्ड गुम हुआ डायमंड का, और 2 ही कार्ड हम बाहर निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब 13 के कितने कार्ड बचेंगे, 12, और कपल हो जाएंगे, और ऐसे ही 11/50, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, A/E2 क्या होगा भाई, A/E2 का मतलब क्या है कि जो लोस्ट कार्ड है वो किसका नहीं है, डायमंड का नहीं है। लोस्ट कार्ड किसका नहीं है, डायमंड का नहीं है। तो अब डायमंड के कार्ड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 13/51 इंटू 12/50। ये ध्यान रखना दोनों केस। फर्स्ट वाले केस में हमारे पास क्या था, डायमंड कार्ड गुम हुआ और फिर 2 डायमंड कार्ड निकाले। सेकंड वाले केस में नॉन डायमंड कार्ड गुम हुआ और फिर हमने क्या किया, डायमंड के कार्ड बाहर निकाले 2। तो ये अपने पास हो गया। टोटल इसके बाद क्या करेंगे, इसका बताएंगे फॉर्मूला बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो, नहीं लिख दो फॉर्मूला डायरेक्ट है तो कैलकुलेशन हो जाएगी। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड टू बी डायमंड। अब मिसिंग कार्ड डायमंड का है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी E1/A। अब E1 कितना है इसमें, E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13/52, और A/E1 कितना है, ये है 12/51 इंटू 11/50, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50।
50 प्लस में दूसरा क्या होगा 39/52 इंटू 13/51 इंटू 12 सबका देखो डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा कितना उसको देखते हैं ध्यान से, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर कितना था 13 इंटू 12 इंटू 1 11 सॉरी, नीचे कितना बचा 13 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 39 इंटू 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 कॉमन ले लो, 13 इंटू 12 कॉमन आएगा नीचे से, यहाँ बचेगा 11 और यहाँ कितना बच जाएगा 39 बच जाएगा। अब ये कट जाएगा, सो ऊपर क्या है और नीचे कितना आ जाएगा। सो आंसर इज 11/50। ये किसके लिए है, ये डायमंड के लिए। जब कार्ड किसका गुम हुआ, डायमंड का गुम हुआ और 2 कार्ड हमने बाहर निकाले हैं डायमंड की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 11/50। ऐसे ही बाकी वाले केस हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, उनको आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। यहाँ भी आप चारों कलर लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे डायमंड लिखा है यहाँ स्पेड लिख सकते हैं, यहाँ क्लब लिख सकते हैं, यहाँ हार्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करने के बाद देख लीजिए इसको, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं एक बार। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 बैग रखे हैं, ये बस कंफ्यूज करने के लिए टेबल अरेंज कर रखी है, बैग 1 बैग 2 बैग थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपने पास उसमें बॉल दे रखी है, हमको क्या निकालना है, एक बैग 2 बॉल बाहर निकालनी है और वाइट एंड रेड है। और वाइट एंड रेड का मतलब क्या है कि यहाँ से एक वाइट निकलेगी और एक क्या निकलेगी, सॉरी एक क्या निकलेगी, रेड बॉल निकलेगी हर बैग से। तो इसको आप ट्राई करके देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस कर लेंगे मेरे से या फिर कमेंट में पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड है अपनी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में इसकी बहुत कम प्रॉब्लम दे रखी है, तो मैंने कुछ प्रॉब्लम छांटी है, उनको हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या है। एस अगर हमारे पास कोई सैम्पल स्पेस है तो हम हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। रैंडम वेरिएबल क्या है, आउटकम जो है एक्सपेरिमेंट की उनको डिनोट करता है। एक रियल वैल्यू फंक्शन है और सैम्पल स्पेस पर डिफाइन है, और इसकी वैल्यू जो वो क्या है, रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू हो क्या है, रियल नंबर ही होगी। और किससे कनेक्ट रहेंगी, आउटकम से कनेक्ट रहेंगी, किसकी रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन, 2 सिक्कों को उछाला गया है, तो रैंडम वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूँ नंबर ऑफ हेड को। तो नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं, अगर मैं 2 सिक्कों को उछालूंगा तो हो सकता है 1 भी ना आए, 0 आए, 1 आए, 1 आए या 2 आए। अब एक मैंने इनके लिए लिखा है, ये हमारे पास चारों की चारों इवेंट हो गई हैं, आउटपुट हो गई हैं, तो हमने इसमें लिखा 0, 1 और 2। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि रैंडम वेरिएबल में इसमें कितने हेड हैं, इसमें 0 हेड है, इसमें कितने हेड हैं, 1 हेड, इसमें कितने हेड हैं, 1 है, इसमें कितने हेड हैं, 1 है। तो ये क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल हमने इस पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के अपने पास, पहला कौन सा है, एक है डिस्क्रीट और दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में क्या होगा, जो डिस्क्रीट बताएगा हमको, डिस्क्रीट क्या करेगा, ये फाइनाइटली मैनी वैल्यू लेगा। डिस्क्रीट क्या करेगा, फाइनाइटली मैनी वैल्यू लेगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस क्या करेगा, ये क्या करेगा, कुछ लिमिट के बीच में वैल्यू लेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ये 3 कार्ड लिए हमने, किसमें से, और तीनों कार्ड क्या हैं, रैंडम जो वेरिएबल क्या कर रहा है, जैक को डिफाइन कर रहा है। 3 कार्ड लिए और तीनों कार्ड में हम जैक देखेंगे तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और यहाँ पे कंटिन्यूस वाले में देखो हाइट और वेट है, हाइट और वेट के लिए हम क्या करेंगे, रेंज को लेंगे ना, कि भाई इस साइड से इस साइड के बीच में या फिर इस वेट से इस वेट के बीच में होगा। तो हमारे पास 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल हैं, एक डिस्क्रीट और दूसरा क्या है, कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना मीन और वेरिएंस, ही हमने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में पढ़ रहे हैं, तो अपने पास क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है और इनकी प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है। तो मीन का फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ PIX है, ये हमारा मीन है, ये आपको ध्यान रखना है। मीन का दूसरा नाम एक्सपेक्टेशन भी है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि क्वेश्चन में हमको लिख दे फाइंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, उसका मतलब भी मीन ही है। और दूसरा अपने पास वेरिएंस है, वेरिएंस का फॉर्मूला ये लिखा ही हुआ है, ये हम फॉर्मूला याद रखेंगे, डेरिवेशन हमको जरूरत नहीं है ज़्यादा, फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन हमको देगा उसमें हमसे डेरिवेशन ना करवा के वैल्यू ही फाइंड करवाएगा। उसके बाद इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाए, डायरेक्ट ड्राइव नहीं करेंगे, मैंने पहले भी बोला था, इसी फॉर्मूले से हमारे फॉर्मूला बना। इसका स्क्वायर खोलने के बाद इसको बना सकते हैं चाहें तो, अदरवाइज ऐसे लिखने से भी हमारा काम चल जाएगा। और एक्स बार जो है, एक्स बार की जगह ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, कौन सी की होने के लिए, एक्स आई भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी जिसमें मैंने लिखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वो क्या होगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है।
स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ टर्म थी, ये फॉर्मूले को ध्यान रखना है। अभी इनकी हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट जो 4-5 क्वेश्चन लूँगा मैं किसके लूँगा, रैंडम वेरिएबल के लूँगा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका क्या है, पहले मैं रैंडम वेरिएबल डिफाइन करूँगा। रैंडम वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे 2 कार्ड निकाले हैं सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शेप्ड बैक ऑफ ए कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ किंग्स। तो हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ किंग्स। अब 2 कार्ड है मेरे पास, तो हो सकता है कोई भी ना हो, एक किंग हो या 2 किंग हो, तो अभी इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो x = 0, इसका मतलब क्या है, कोई भी किंग नहीं है, कोई भी किंग नहीं है। तो किंग कितने होते हैं मेरे पास, किंग 4 होते हैं। अब एक भी किंग नहीं है, क्या होगा, 48 में से निकालेंगे 48 में से, 48 में से कितने निकालेंगे, 48 में से विद रिप्लेसमेंट बोला है 52, और यहाँ पे कितना होगा 48 × 52, ये हो जाएगा हमारा पहला केस। दूसरा केस देखो x = 1। अब x = 1 का मतलब क्या, हमारे पास एक क्या है, किंग है, और एक क्या है, किंग नहीं है। तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4c1 और किंग ना होने की 48c1। नीचे क्या रहेगा, विद रिप्लेसमेंट लिखाने से मान लीजिए मैंने किंग निकाला हुआ है, तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे केस में, दूसरा केस क्या रहेगा कि मैंने किंग नहीं निकाला, तो किंग ना निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 48/52। दूसरा केस क्या होगा, अब इसमें विद रिप्लेसमेंट बोला है, विद रिप्लेसमेंट में रिप्लेस करना है इसको। रिप्लेस का मतलब क्या, पहले मैंने इक्का निकाला फिर डाल दिया वापस, फिर मैंने दोबारा क्या किया, इक्का नहीं निकाला, तो उसको बोलेंगे विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब इसमें दूसरा केस क्या होगा, ये होगा। और तीसरा केस क्या होगा, x = 2, यानी दोनों के दोनों क्या है, किंग है, तो 4/52 × 4/52। इन सब को सोल्व करेंगे, सोल्व करके लिख लेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, पहले रैंडम वेरिएबल लिखेंगे यहाँ पे x। ठीक है, रैंडम वेरिएबल लिखेंगे x, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये x है, x = x, फिर इसकी वैल्यू डालेंगे 0, 1 और 2। इनको तीनों को यहाँ लिख देंगे, तीनों को लिखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स का निकालना है हमको, तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए हम क्या करेंगे, 3 टॉस हैं, तो 3 टॉस में निकालने का तरीका देखो, पहले तो सैंपल स्पेस बनाएंगे कैसे इसका, 3 सिक्कों के लिए। तो 3 सिक्के अगर उछाल दो तो आपस कितने केस बनेंगे, 2⁻3 यानी 8 केस बनेंगे। लिखने का तरीका कैसे है कि मैं क्या करूँगा, 8 को 4 बार हेड लिखूंगा, 4 बार टेल लिखूंगा, बराबर लिखूंगा। फिर क्या करूँगा, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, ऐसे ही लास्ट में हेड टेल एक बार लिखूंगा इनको अल्टरनेटिवली। तो हमारे पास ये टोटल मिला के हमारे पास 8 आउटकम हो जाएंगे। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या बोला है, मीन एंड वेरिएंस निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास है ही। और कितने हमारे पास है, टॉसेस, 3 टॉस हैं, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ हेड। तो हेड में क्या होगा, ये हेड को डिनोट करेगा, तो हेड के लिए कितनी वैल्यू होगी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो 0 आने की यानी कोई भी हेड ना आए, तो कोई भी हेड ना आने के चांस कितने, एक ही चांस है अपने पास, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। एक हेड आने का चांस किलो कितना है, इसमें ओनली एक ही हेड हो बस। एक केस ये हो गया और एक केस ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 3/8। 2 हेड आने के केस कितना, 2 हेड कितने केस में आ रहा है, 1 2 3 केस में 3/8। और 3 हेड कितने केसेस में आ रहे हैं, एक केस में आ रहे हैं, तो 1/8। सबकी प्रोबेबिलिटी का सम देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। और जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने टेबल बनाई थी, ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, टेबल को बना लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने। और मीन और वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, तो मीन और वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है ना मेरे पास। मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समीशन PI/XI। ठीक है, ये मीन हो गया, वेरिएंस के लिए क्या है, समीशन PI/XI² माइनस में x बार का। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, मीन और वेरिएंस को फाइंड कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखिए तो दिक्कत में। उसके बाद फिर मैं लास्ट 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ बस, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, रैंडम वेरिएबल है x, और उसमें क्या है, फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, फाइंड k एंड आल्सो वेरिएंस। वेरिएंस भी निकालना है इसमें हमको। एक बात तो ध्यान ये रखना, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा मैं साइज बढ़ा दे रहा हूँ कि हमको इजीली ये दिख जाए।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमको ध्यान ये रखना है, ऐसा क्वेश्चन आने का चांस पूरा चांस है। तो इस क्वेश्चन में हमको ध्यान ये रखना है, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमको बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी जो है, जो भी हमको प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसकी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू सारी क्या है, या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है, ये हमको ध्यान रखना है पहला। और उन सब की प्रोबेबिलिटी जो हमको प्रोबेबिलिटी दे रखी है सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। तो इनको जोड़ेंगे सबको, तो 0.1, 0.2, 0.3 कितना होगा 0.6, और प्लस में यहाँ से k, 2k और 2 हो गया 4k, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से 4k की वैल्यू हो जाएगी 0.4, k की वैल्यू हो जाएगी 0.1। तो अभी वैल्यू यहाँ रखने के लिए हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.1। सारी वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। हमको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, पहले अपने पास पी आई है, एक्स आई है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक्स आई और पी आई कितना है 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, हम लिख देगा मैंने इसको लास्ट में, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से पी आई एक्स आई आ जाएगा। मीन को निकालना है 0, 0.1, 0.4, 0.6, 4 से करेंगे तो 1.2 और यहाँ 5 से करेंगे तो 0.5, ठीक है। इनको जोड़ो सब कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 और 7 और 13 और 5 18, तो ये जाएगा 2.8, ये इसका मीन आ जाएगा, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। मीन आने का हमारे पास फॉर्मूला है समीशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस में एक्स बार स्क्वायर, ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, एक्स आई का स्क्वायर करेंगे, एक्स आई का स्क्वायर करेंगे तो 0, 1, 4, 9, 16, 25। अब क्या कर लो, पी आई एक्स आई स्क्वायर कर लो, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पी आई से, तो हो जाएगा 0.0 हो जाएगा 0.1, 4 से करेंगे 0.8, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 1.8, यहाँ 16 से करेंगे 4.8, यहाँ 25 से करेंगे 2.5। इन सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें से एक्स बार का स्क्वायर घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो वेरिएंस आ जाएगी। अगर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन था। मेन ये था कि हमको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इसकी जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू, अननोन जो स्केलर था उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं और रैंडम वेरिएबल अपने को जो एनसीईआरटी उसमें कम दे रखा है, तो इसमें भी सेम वही है। अब यहाँ पे जो जो प्रोबेबिलिटी हमको दे रखी है, इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम जो हो कितना होना चाहिए, पहला काम तो हमारा 1 करके देखो, यहाँ से 2kx, kx तो होगा 4kx हो गया, इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो 5k माइनस में हो गया kx, kx वो भी आ जाएगा ना यहाँ से, और प्लस में 5k माइनस में kx, इन सब प्रोबेबिलिटी का सम बना है। अब kx होगा 2kx, तो यहाँ से हो जाएगा 2kx प्लस 10k इक्वल टू हो गया 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, किसके लिए निकालनी है, k के लिए निकालनी है। अब क्या हमको कुछ दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा हमको, सारी जो वैल्यू दे रखी है हमको क्या दे रखी है, वो सारी की सारी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से जो हम सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारा ये 5k बना और यहाँ से kx बन गया, ये 5k बन गया, kx बन गया। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी k की। तो यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2k कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से बच गया x प्लस 5, इसकी वैल्यू बना गई। तो यहाँ से 2k जो है उसकी वैल्यू आ गई 1 में x प्लस 5 और 1/2। तो मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में कहीं हो सकता है हमने कुछ वैल्यू लेनी थी, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो है जैसे नहीं, ठीक है क्वेश्चन ना, ये सही वाली वेरिएबल, ये जो x लिख रखा है x रैंडम वेरिएबल ही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ से ये 4k आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे x की वैल्यू 2k आ जाएगा, ऐसे ये कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, इसको हटा देते हैं एक बार थोड़ा सा। भाई जो हमको दे रखा है उसको क्या करना है, रैंडम वेरिएबल की x की वैल्यू रखेंगे ना, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को 1 रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं तो 4k हो जाएगा, यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, यहाँ पे क्या रख रहे हैं 3 रखा था हमने, यहाँ पे 2k, और यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा k। अब सबको जोड़ो, अब सब पसंद मत करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, 5 और 3 8, तो 8k की जो वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 1/8। एक बार इसकी कैलकुलेशन को देख लेना, 0 किया तो 0 आ गया, 1 किया तो क्या आ गया 2 किया तो 4k आ गया, 3 किया तो 2k आ गया, और यहाँ से 4 रखा तो k बच गया। सबको जोड़ा, 4 और 6 और 1 7 और 1 8,
तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 1/8, पहला हमारा होगा 100। उसका फिर से क्या करना वही मीन और वेरियंस निकालना है। तो मीन और वेरियंस के लिए क्या करेंगे, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, समीशन पी आई का निकालेंगे, ये हमारा मीन हो जाएगा। ये निकलने के बाद क्या करेंगे, समीशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस में एक्स बार स्क्वायर, ये रिपोर्ट कर लेंगे। इससे हमको क्या मिल जाएगा, वेरियंस मिल जाएगा, ये हमारा मीन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन आप देख लेंगे, कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, गैरिंग नहीं गेटिंग है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की वीडियो है, उसके सारे जो क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने ले लिए हैं। तो और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट है तो ही और शी कैन कमेंट, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आपको मिल जाए। थैंक यू।